स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका आपसे मैंने प्रॉमिस किया था, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी वजह से आप सभी का बहुत ही लाभ होने वाला है। टॉपिक ये है कि अगर आप ये सपना रखते हैं कि आपको एक सफल व्यापारी बनना है, तो उसके लिए आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी चीजों से बचना चाहिए, इस टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, बिजनेस एक ऐसी सटीकता का नाम है कि एक तो व्यक्ति उसको करते करते सीखता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी व्यापार को करते करते सीखता है और उसका जो कैपिटल है, उसका इन्वेस्ट है, वो एक बड़ी सतह का होता है या फिर छोटी सतह का होता है। अगर छोटी सतह से अगर आप उसको करते हुए सीखेंगे तो कोई बड़ा नुकसान उसमें नजर नहीं आता है, लेकिन अगर इन्वेस्ट शुरुआत में आपकी बहुत बड़ी है और फिर आप ये सोच रहे हैं कि इसको करते करते सीखेंगे, तो फिर यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इश्यूज का, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। अब होता क्या है, आमतौर पर सफल व्यापारी और एक अनसक्सेसफुल असफल व्यापारी, ये दो लोगों में जो एक विभिन्नता होती है, तो सबसे पहले तो एक चीज आती है कि सफल व्यापारी एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में अपना काम करता है, और एक नया व्यक्ति अपने अंदाजे, अपने तुक्कों, अपने इमोशंस के आधार पे काम करता है। और जाहिर सी बात है कि आज जिस चैनल के माध्यम से आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो आप में से ज्यादातर लोग सीखने और सिखाने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मोस्ट एक्सपीरियंस बंदे नहीं होंगे, वो भी है, लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट है। वो सिर्फ इसको राइट कर सकते हैं कि जो बातें बोली जा रही है वो सही है या गलत है। बाकी कुल मिला के यह वीडियो उन भाइयों के लिए है जो चाय व्यापार में या किसी भी व्यापार में बिल्कुल फ्रेश है और उनको प्लान चाहिए कि किस प्रकार से वो बिजनेस में सफलता हासिल करेंगे। तो आज BBZ टी नॉलेज सेंटर के माध्यम से आज एक वास्तविकता के आधार पर मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा, जो आइडियाज बताऊंगा, जो अनुभव बताऊंगा, तो डेफिनेटली इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। एक व्यापारी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अपनी जर्नी जब स्टार्ट करता है, तो सबसे पहली जो जरूरत होती है वो ज्ञान की होती है, नॉलेज की होती है। चलिए ठीक है, नॉलेज, ज्ञान एक व्यक्ति हासिल कर सकता है। आज के दौर में ज्ञान हासिल करना, नॉलेज हासिल करना कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वहां होती है पूंजी की। फिर एक व्यक्ति क्या करता है कि अपने पास की जो सेल्फ पूंजी है, देखता है कि मैं इससे स्टार्ट करूं। इसमें अब दो प्रकार होते हैं, बहुत से लोगों के पास पूंजी होती है और बहुत से लोगों के पास पूंजी उतनी नहीं होती है। फिर वो साथी ढूंढते हैं, पार्टनर्स ढूंढते हैं उसके लिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस का एक कैपिटल होता है, इन्वेस्ट होती है कि उस बेसिक इन्वेस्ट के बिना वो काम स्टार्ट नहीं हो सकता। अब इसमें भी दो प्रकार के व्यापारी है। एक तो बिल्कुल वो प्रोफेशनल स्टाइल से काम करने वाले लोग जो बहुत बड़ा असेट, बहुत बड़ी चीज लेकर आगे बढ़ते हैं, और दूसरे तो वह कि अपने पास जो है, जैसा है, जितना है, उसी से अपनी एक बिजनेस की जर्नी वो स्टार्ट करने की यहाँ पर चेष्टा करते हैं। तो बात जाहिर सी है कि बात उन्हीं की होगी जो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नए हैं, जो सीखना चाहते हैं। तो आज का वीडियो सीखने वालों के लिए ही ज्यादा कारणीभूत साबित हो सकता है। अब यहाँ पर एक कैपिटल लेकर आप चलिए कैसे भी काम स्टार्ट करते हैं। काम आपने स्टार्ट कर लिया, आपने मार्केटिंग अच्छी की, प्रचार प्रसार अच्छा किया, मेहनत भी आपका बिल्कुल स्टार्टअप है तो जोश भी बहुत है, तो आपने काम बहुत अच्छे से काम शुरू किया और आपका ट्रांजैक्शन भी चालू हुआ, आप सेल और परचेज भी अच्छे से करने लगते हैं। अब इस दरमियान में ये होता है कि आपके पास जो कैपिटल है वो आपको लगता है कि थोड़ा और कैपिटल हो जाता तो मजा आ जाता। तो ये बात काम करते करते समझ में आती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब वो अपना काम स्टार्ट करते हैं तो स्टॉक मेंटेन के लिए, मशीनरीज के लिए, पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए फिर उनकी डिमांड्स होती है। उनको लगता है अगर मेरे पास मशीन होती तो अच्छा होता, या एक्स्ट्रा ये पैकेजिंग मटेरियल्स होता, या फिर जो प्रोफेशनल पैकेट्स मार्केट में होते हैं ये हो जाते तो बहुत अच्छा होता, एक अच्छा सा गोडाउन हो जाता तो बहुत अच्छा होता, और बहुत सारी आशाएं, अभिलाषाएं मन में आती है। और ऐसे ही चलते रहता है। फिर वह उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जैसे कि ट्रांजेक्शन होते हैं, सेल और परचेज शुरू हो जाता है। तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस के जितने भी सेक्टर्स होते हैं वहां से आपको कॉल्स वगैरह आती है, और फिर वो कहते हैं कि हम सर आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे, इंस्टेंट दे देंगे। तो एक जो नया व्यापारी होता है उसको लगता है कि अरे वाह, तो यहाँ तो
वो उसको इसके पहले का एक्सपीरियंस उसका थोड़ा सा अलग होता है। और जब वो बिजनेस में उसको पता ही नहीं है कि जो ट्रांजेक्शन्स उसके पैन कार्ड के थ्रू या उसके फर्म के थ्रू या बैंकिंग सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू हो रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड एक बैंकिंग सेक्टर्स को जाता है। और आज तो बिल्कुल फाइनेंस ऐसा हो गया है कि बैंकों से एजेंट्स के फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर आप लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन लीजिए, सिक्योर लोन लीजिए, अनसिक्योर लोन लीजिए, होम लोन लीजिए। काफ़ी कॉल सभी को आते हैं, नॉर्मल बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो एक नया व्यक्ति देखता है कि चलिए जस्ट देखते हैं, तो मान लीजिए उसको एक लोन मिल जाता है XYZ अमाउंट का। XYZ अमाउंट उसने खुद किया, अपने साथीदारों के जरिए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, वहाँ एक पूंजी थी। अब यहाँ पर वो एक लोन बस ट्रायल बॉल के लिए लेता है और पता चलता है कि हाँ यार उसको 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया XYZ अमाउंट मिल चुकी है। फिर काम तो चलता है, लेकिन लगातार जैसे ही आपका अकाउंट खुलता है तो बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर से और कॉल आते हैं, सर हम इंस्टेंट इतना दे देंगे, उतना दे देंगे। तो एक व्यक्ति को, एक व्यापारी को जो बिल्कुल फ्रेश होता है, जिसको अनुभव बिल्कुल कम होता है, तो फिर वो लोन पर लोन लेते रहता है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि उसको लोन कौन सा करना चाहिए। उसको पर्सनल लोन लेना चाहिए, या फिर उसको सिक्योर लोन लेना चाहिए, उसको अनसिक्योर लोन लेना चाहिए, या फिर उसको ओडी कराना चाहिए, या फिर उसको सीसी कराना चाहिए। उसको पता ही नहीं होता है। पैसा तो देखिए, एक व्यापारी है तो उसको पैसा ही लगेगा। पैसा जहां से आया एक व्यापारी के लिए वो तो बहुत अच्छी बात है। खैर, उसको एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से जो लोन उसको प्राप्त होता है वह ले लेता है। अब आगे क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने 10 लाख 5 लाख रुपए से अपना एक कैपिटल स्टार्ट किया था, और ऐसी 2-4 लोन आपको मिल रहे थे और आपने खुशी खुशी में ले लिया। और फिर पता चला आपको कि यार मेरा खुद का कैपिटल, मेरी खुद की पूंजी और बैंकों से आए वाली पूंजी, वो मिला के 5 सोर्सेज से मुझे पूंजी आई। जाने अनजाने में, चाहकर या ना चाहकर, हमने वो फंड अपने पास लिया है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप फंड कहीं से अगर आता है, इनकमिंग होता है तो आउटगोइंग भी होता है। अब आप देखते हैं कि आपके लोन लेने की जो डिसीजन था आपका, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। मतलब आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, इस डिसीजन में आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको अनुभव तो होता नहीं है। आप सोच रहे हैं पैसा मिल रहा है, पैसा लो। लेकिन होता ये क्या है आपको कि पर्सनल लोन लेंगे आप, उसका EMI मंथली आपको चुकाना पड़ेगा। सिक्योर अनसिक्योर लोन लेंगे, मंथली चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर सीसी और ओडी का लोन लेंगे तो वो आप जितना अमाउंट का लोन लेंगे, मान लीजिए कि आपने एक 20 लाख रुपए का आपको ओडी हो गया, एक ऐसी अमाउंट आपको मिल गई जो कंप्लीटली आप यूज कर सकते हैं, और यूज उसका जब हो जाए, उसकी जरूरत पूरी हो जाए, तो वापस से उस अकाउंट में डाल सकते हैं। वो 1 महीने चाहो, 15 दिन चाहो, 10 दिन चाहो, 2 महीने चाहो, आप सारी की सारी अमाउंट, या फिर थोड़ा थोड़ा करके उस अकाउंट में पेमेंट जैसे जैसे जमा होता है, तो जितनी राशि बचती है बस उसी पर आपको उसका इंटरेस्ट चुकाना होता है। तो वो बहुत बर्डन होता नहीं है। कोई तारीख आपके सर पे होती नहीं कि 1 तारीख को EMI आपका कटेगा, 2 तारीख को आपका EMI कटेगा, ऐसा कोई बर्डन आपके सर पे होता नहीं है। लेकिन आप तो फंस चुके हैं ऑलरेडी। आपने पहले अनसिक्योर लोन, बिजनेस लोन जो मिले आपको, आपने वो लिया, या पर्सनल लोन्स आप ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक आपका ये गलत डिसीजन हो जाता है। अच्छा, गलत कैसे होता है आपको बताता चलूं कि फर्स्ट ऑफ तो ये होता है कि आपके पास मान लीजिए मार्केट से और बैंकिंग सेक्टर से या अपने पैसे या साथीदारों के पैसे मिला के 25-30 लाख रुपए की पूंजी आपके पास आ गई है, जिसमें से 20% अमाउंट आपके साथीदारों की, या फिर 80% अमाउंट बैंकिंग सेक्टर के थ्रू आई है। तो जाहिर सी बात है, अगर बैंकिंग सेक्टर से आपने पर्सनल, सिक्योर, अनसिक्योर किसी भी प्रकार का लोन लिया है, ओडी और सीसी छोड़कर, तो जाहिर सी बात है उसका EMI के रूप में आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए 20 लाख रुपए की राशि अगर EMI के रूप में आपने ली है, तो गालिबन इंसान 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए उसका ड्यूरेशन रखता है कि मैं इतने साल में मैं इसको पे कर दूंगा। अब जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट, अगर फ्रेश आप होते हैं तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा होता है, आपको पता ही नहीं चलता है। आपको बस यही खुशी होती है कि मुझे लोन मिल रहा है, तो उस खुशी में आप बिल्कुल, मतलब आपको समझ ही नहीं आता है। बस आपको लगता है कि भाई पहले एक समय था कि पैसे कहाँ से आएंगे, ये समस्या थी, अब पैसे चारों तरफ से आ गए, और बिना सोचे और समझे आपने सिर्फ लोन कौन सा लेना चाहिए, ये सिलेक्शन आपका गलत हो जाता है, और सारा काम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लोन मत लीजिए, कैपिटल मत बनाइए, अपना बिजनेस उसका प्रसार मत कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं लोन लीजिए, लेकिन आपको कौन सा लोन लेना चाहिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आपको ऐसा लोन लेना चाहिए जिसका मंथली EMI पे करने की आपको जरूरत ना पड़े। ऐसा कोई लोन लेना चाहिए कि भैया आज कहीं से आपने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का परचेस कर लिया, और कस्टमर से या फिर किसी दूसरे सोर्स से जैसा अकाउंट में पैसा आपके आते रहता है, वो उस अकाउंट से कनेक्ट हो। जैसा ओडी का अकाउंट आपने खोला, ओडी आप एक 20 लाख रुपए की ओडी आपकी मंजूर होगी, और
ओडी का जैसे आपका एक सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, वैसा ओडी का भी एक बैंक अकाउंट होता है। तो कस्टमर को आप वो ओडी का नंबर दे देते हैं कि भैया पैसा डालना है तो इसमें डालना। मान लीजिए किसी कस्टमर का आपको 5 लाख रुपए का कोई ऑर्डर आया, 2 लाख रुपए का, लाख रुपए का, तो कस्टमर को डायरेक्ट आप ये बोल सकते हैं कि भैया हाँ आपका ये चाय या प्रोडक्ट, ये जो भी मटेरियल है वो निकल रहा है, आप इस ओडी अकाउंट में मेरा पेमेंट डाल दीजिए। अब तक आप करंट अकाउंट में या जो भी जिस किसी अकाउंट में डालते थे, लेकिन अब इस अकाउंट में डाला करें। तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि अगर आपने 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 1 महीना पहले अगर कुछ परचेस किया हो, तो कस्टमर जैसे ही उसमें पैसे डालता है तो वो ऑटोमेटिक वो डेबिट हो जाता है और आपके ऊपर का जो कर्जा है, वो बर्डन है, तो नॉमिनल इंटरेस्ट के साथ वो जो पैसा उसका माइनस होता है और आपके ऊपर से कर्जा पूरा फिनिश हो जाता है। कैपिटल का आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो पहली बात आप दिमाग में रखिए कि आप जब भी अपना बिजनेस रन करेंगे तो सबसे पहले आपको अगर लोन लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको लोन कौन सा लेना है। आपको अनसिक्योर लोन नहीं लेना है, सिक्योर लोन नहीं लेना है, आपको पर्सनल लोन नहीं लेना है। आपको लेना है जो कैपिटल और पूंजी में आपको मंथली चुकाना ना पड़े। अब ये बात कहां से निकलती है, इसका सोर्स क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए बैंक से लिए थे ईएमआई के रूप में, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, पर्सनल लोन, इस तरीके से। तो मंथली आपको देना है तो 10 लाख का ईएमआई क्या बनेगा, मान लीजिए 40 से 50 हजार रुपए। 20 लाख का 80 से 1 लाख रुपया, हाँ 1 लाख रुपए पकड़ लेते कि 1 लाख रुपए ईएमआई आपको यहाँ पे चुकाना है। तो मंथली 1 लाख रुपए आप देते हैं और 24 महीने के बाद आप देखते हैं कि आप 24 लाख रुपए पे कर चुके हैं और आपके पास जो पूंजी थी वो उससे ज्यादा पूंजी खर्च हो चुकी है और बिजनेस में कैपिटल बचा ही नहीं है। उल्टा ये हुआ है कि आप अगर नए स्टार्टअप में हो तो जाहिर सी बात है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते ही इनकम तो चालू नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस में कस्टमर्स बनने के लिए वक्त लगता है। तो जाहिर सी बात है साल 6 महीने तो आपका कस्टमर बनाने में, उसका ट्रस्ट जनरेट करने में ही चला जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है कि एवरेज आपको अपने जो खर्चे होते हैं, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का तो आपका ईएमआई हो गया, आपकी कंपनी में गोडाउन होगा, ऑफिस होगा और वर्कर्स होंगे, उनकी पेमेंट होगी, आप खुद भी 24 घंटे अपनी कंपनी को दे रहे हैं, तो आपका भी परिवार होगा, घर होगा, तो कुल मिला के 1 लाख रुपए आप और जोड़ लीजिए, तो कुल मिला के आपकी जो जरूरत होगी 2 लाख रुपए। लेकिन आपका तो स्टार्टअप है, ऐसा तो नहीं कि 10-20 साल 50 साल पुराना बिजनेस है आपका, 3-4-5 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो शुरू बिजनेस में इतना प्रॉफिट होता नहीं है। मान लीजिए आपको नए बिजनेस में क्या प्रॉफिट होगा, आपको 50,000, 80,000, लाख रुपए पकड़ लेते हैं हम कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन खर्चा तो आपका 2 लाख रुपए हो गया। अच्छा, 2 लाख रुपए खर्चा हो गया, यानी 1 लाख रुपए आपको एवरी मंथ जेब से अलग से डालना है। वो जो लोन लिया था आपने, वो लोन ही की अमाउंट से फिर आप उसको देते रहते हैं और होता यह है कि एक वक्त ऐसा आता है, साल और 2 साल के बाद, आपके पास से आपका जो कैपिटल जो आपने अपने बिजनेस के प्रसार प्रचार उसको बढ़ाने के लिए लिया था वो फिनिश हो जाता है। उल्टा अब वो जो 20 लाख रुपए आपने लिए थे उसका इंटरेस्ट आमतौर पे नया जो लोन लेते हैं उसको इंटरेस्ट भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो मान लीजिए 20 लाख को आपको 8 से 10 लाख रुपए इंटरेस्ट देना पड़ता है 3 सालों में, तो 8 से 10 लाख रुपए ये एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, प्रॉफिट तो आपने कमाया नहीं, तो 8 से 10 लाख रुपए ये आपको देना पड़ता है और 20 लाख रुपए में से बहुत बड़ी राशि आप बैंक को ऑलरेडी लौटा चुके हैं। और इसके बाद जो बर्डन्स चालू होते हैं तो वो बर्डन्स हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा अगर बड़ी हो जाती है तो फिर वो काम की नहीं होती। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आएगी और आपकी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप जरूर पूछेंगे। और इसके अलावा ये पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे, इस एपिसोड को हम कंटिन्यू करेंगे कि एक नया व्यापारी जो बिजनेस में आता है वो सफलता को क्यों नहीं पाता है, उससे क्या मिस्टेक होती है, उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।